Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about the nucleophilic substitution reactions in which leaving group is attached to कार्बन-ऑक्सीजन बॉन्ड. कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो अटैच हुआ होता है लिविंग ग्रुप, यानी कि उसको हम कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. जिसमें पहले हम लोग अगर देखें तो कार्बन ऑक्सीजन और अगर हम साथ हाइड्रोजन लगा दें तो इट विल फॉर्म अ अल्कोहल. ठीक है, इट विल फॉर्म एन अल्कोहल. अल्कोहल बना देगा. अल्कोहल के बाद जो दूसरा लिविंग ग्रुप हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ, वो हो सकता है कि अगर हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एस्टर्स हों, फॉर एग्जांपल RCOO, यानी कि RC डबल बॉन्ड OR, तो इनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एस्टर्स. COOH होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एस्टर है, इसका मतलब है हाइड्रोजन रिमूव होकर वहाँ पर एक R ग्रुप अटैच हुआ हुआ है. इसी तरह अगर हम बात करें CO बॉन्ड सल्फोनेट एस्टर्स की, तो सल्फोनेट एस्टर्स में CO बॉन्ड किस तरह से होता है कि टॉलुइन होता है ना, ये इस तरह से टॉलुइन बना होता है. टॉलुइन में एक तरफ होता है CH3 और इधर लगा हुआ होता है SO3 नेगेटिव. तो ये जो है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है ये वाला, तो इसको हम कह सकते हैं कि सल्फोनेट एस्टर्स है. तो मतलब इनमें भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और ये रिमूव होगा तो कोई और चीज़ आकर साथ में अटैच होगी. तो इस लेक्चर में हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. अल्कोहल्स हो गए, एपॉक्साइड्स हो गए और एस्टर्स हो गए, ये हमारा मेन फोकस होगा. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्कोहल्स की. हम लोगों ने जब से भी मतलब बेसिक लेवल पे भी SN1 और SN2 रिएक्शंस जब हम लोगों ने पढ़े थे, तब हम लोगों ने बात जब की एग्जांपल्स की, तो हमने उनमें हमेशा अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स यूज़ किए. अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्कोहल्स बना रहे थे एग्जांपल में, या फिर हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना रहे थे. लेकिन आप लोग को ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि अल्कोहल्स जो होते हैं ये नहीं रिएक्ट करते न्यूक्लियोफाइल्स के साथ. मतलब कि अल्कोहल्स जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिर किस तरह से देते हैं जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करते. तो इनका और पहली रीज़न तो ये, फिर आप लोग सोचेंगे कि अल्कोहल्स क्यों रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ. और फिर अगर अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते तो फिर अल्कोहल्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से देते हैं. ये दो क्वेश्चन अराइज होते हैं. तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमें पता है कि एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी ना उतना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, और एसिडिटी जितनी कम होगी उतना लिविंग ग्रुप जो है वो बैड होगा. इसी तरह आप लोगों को पता है कि OH नेगेटिव जो है, वाटर में से H पॉजिटिव जो है वो हाईली एसिडिक है, H पॉजिटिव, और OH नेगेटिव जो है वो हाईली बेसिक है. तो जब हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इंतहाई बेसिक है, इसका मतलब है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा. ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. और फिर क्या है कि अगर न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो OH नेगेटिव को रिमूव करा ले, तो फिर वो इतनी मेहनत क्यों करेगा कि वो OH को पूरा लीव कराए. वो फिर सिर्फ हाइड्रोजन को लीव करा लेगा, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगा उसके अंदर से, OH के अंदर से. अब उसके बाद ही हमें रीज़न पता लग गई कि अल्कोहल जो है वो रिएक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बहुत बेसिक होते हैं, और बेसिक चीज़ें जो है वो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते, इसलिए वो लीव नहीं करती. अब अगला सवाल पैदा होता है कि फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्कोहल्स पे जब होते हैं तो फिर वो किस तरह से होते हैं, या हम उनको हाइड्रोक्साइड आयन्स को किस तरह से गुड लिविंग ग्रुप्स बना सकते हैं. तो इसके 3 तरीके हैं. पहला तो ये है कि हम कोई ना कोई एसिड ऐड कर दें. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ना कोई अल्कोहल मौजूद है, उस अल्कोहल के अंदर हम लोग एसिड ऐड कर दें. जब हम अल्कोहल के अंदर एसिड ऐड करेंगे ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये होता है ROH. एसिड क्या होता है, जो हाइड्रोजन को डोनेट कर दे, प्रोटॉन को डोनेट कर दे. HClOH2SO4 है, कोई भी अच्छा एसिड हो, आप जब एसिड ऐड करोगे ना तो ये क्या बना देगा, ROH2, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव का साइन. जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा इसका मतलब है ये हो गया अनस्टेबल. अब ये क्या करेगा, इसको कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना है, ये R के साथ बॉन्ड तोड़ेगा अल्काइल ग्रुप के साथ, और H2O की फॉर्म में जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिविंग ग्रुप ने लीव कर लिया. तो लिविंग ग्रुप को लीव कराने के लिए हमने एसिड ऐड किया. एसिड ऐड करने से क्या हुआ कि वो वाटर की फॉर्म में, एक वीक बेस की फॉर्म में जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया. उसके बाद दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, यानी कि अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दें. कोई भी हैलाइड हम उसके अंदर ऐड करें, फॉर एग्जांपल PbR3 हो गया, PbCl2 हो गया, PbCl3 हो गया, ठीक है. तो ये चीज़ हम ऐड कर सकते हैं. PbR5 भी हम ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कोई ना कोई हैलाइड जो है, जो कोई ना कोई हैलोजन है, वो OH को रिमूव करके उसकी जगह पर अटैच हो जाएगा. तो जब अल्काइल हैलाइड बन जाएगा तो अल्काइल हैलाइड जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है. अगर हम कंपेयर करें OH को और हैलाइड को, तो हैलाइड अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है. तो जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे हैलाइड के साथ तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा और इजीली रिएक्शन जो है वो फर्दर प्रोसीड करेगा. थर्ड प्रोसेस या थर्ड जो हमारे पास स्टेप है, या जो तरीका है, वो ये है कि हम इसको अल्काइल सल्फोनेट में कन्वर्ट कर दें.
हमने यहाँ बात की ना सल्फोनेट एस्टर्स की, तो इस तरह अगर हम लोग यहाँ पर अल्काइल सल्फोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना उसको, तो फिर सल्फोनेट्स भी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। अब अल्काइल सल्फोनेट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने टोसालेट ग्रुप पढ़ा है, टोसाइल क्लोराइड हो गया। टोसाइल क्या होता है, यही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि टॉलुइन होता है और टॉलुइन के साथ जो है वो SO3 लगा हुआ होता है। ठीक है, तो पैराटोलुइन सल्फोनेट भी कहते हैं इसको और टोसाइलेट भी कहते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, हम लोग इसको जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो ये हमारे पास है पहला रिएक्शन, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि अगर हम लोग एसिड ऐड करें तो किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब देखें, पहले उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में जब वो न्यूक्लियोफाइल ऐड करना चाह रहे थे तो न्यूक्लियोफाइल ऐड करके डायरेक्ट लीव नहीं हो गया OH ग्रुप, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होती, ये लीव नहीं करेगी इस तरह से। तो फिर क्या तरीका होगा कि हम लोग यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। हम न्यूक्लियोफाइल को बेसिकली एसिड भी कह सकते हैं। हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जो है वो हाइड्रोजन को ले जाएगा। ठीक है ना, क्यों? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वो इतना स्ट्रांग हो कि वो OH को ही ले जाए तो फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग एसिड्स को ऐड करें उसके अंदर, तो फिर एसिड्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे और प्रोटोनेट करेंगे OH ग्रुप को। इसमें आप लोगों के पास एग्जाम्पल है टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम टर्शरी ब्यूटानॉल भी कहते हैं। इसमें आप लोग एग्जांपल में अगर देखें तो यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है। इसमें जब आपने डाला कंसनट्रेटेड HCl और इसको रूम टेम्परेचर पे 20 मिनट्स तक शेक किया, जब आपने शेक किया ना, आप देखेंगे OH ग्रुप रिमूव हो गया और क्लोराइड जो है वो अटैच हो गया, यानी कि वो जो है वो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। आप ये ओवरऑल जनरल रिएक्शन देखेंगे तो ऐसे है, लेकिन जब आप इसका मैकेनिज्म फोकस करेंगे कि मैकेनिज्म में असल में हुआ क्या, OH ग्रुप तो लीव नहीं करता, तो OH ग्रुप किस तरह से लीव कर गया और हैलाइड उसकी जगह पर आकर अटैच हो गया, यानी कि क्लोराइड। तो आप मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में अगर आप लोग देखें यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो HCl था ना, इसमें से पहले हाइड्रोजन आया। ठीक है, हाइड्रोजन आया और हाइड्रोजन ने इसको प्रोटोनेट किया ऑक्सीजन को। ठीक है, जब इसने प्रोटोनेट किया ऑक्सीजन को तो ये क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया। अब ये OH2 पॉजिटिव जो है ये इंतहाई अनस्टेबल है, ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस पहले स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करता है वो हम कहते हैं कि स्लो स्टेप होता है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है, इसलिए हमने कहा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ से वाटर जब रिमूव हो जाएगा तब क्लोराइड आइन आके अटैक करेगा और ये रिएक्शन जो है वो आगे वाला प्रोसेस जो होगा फास्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है अल्कोहल्स को रिएक्टिव बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर हमने बात की टर्शरी की, टर्शरी ब्यूटानॉल की। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड्स की, तो उनके बारे में अगर हम देखें तो देखें, पीछे हमने यूज़ किया है HCl। आपको पता है कि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन HBr उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। पीछे हमने यूज़ किया था HCl क्योंकि टर्शरी था, हमें पता है टर्शरी वाले जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बनिस्बत सेकेंडरी और प्राइमरी के। उसके बाद हमने सेकेंडरी अल्कोहल जब बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करवाया तो हम लोगों ने यूज़ किया HBr, कंसनट्रेटेड HBr ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ HBr यूज़ किया, उसमें हमने HCl यूज़ किया था, लेकिन HCl से भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है अब HBr। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, OH रिमूव हुआ। ये प्रोसेस भी सेम होगा कि पहले हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन प्रोटोनेट करेगा, उसको वाटर रिमूव होगा और फिर Br आके साथ में अटैच हो जाएगा। उसके बाद है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स बहुत मुश्किल से रिएक्ट करते हैं, और इनको रिएक्ट करवाने के लिए अव्वल तो ये SN1 रिएक्शन नहीं देंगे, SN2 रिएक्शन देंगे। इनको रिएक्ट करवाने के लिए ना सिर्फ HBr यूज़ होगा बल्कि हम इसमें H2SO4 भी ऐड करेंगे। इसमें हम लोग H2SO4 के साथ HBr ऐड करेंगे। रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा कि यहाँ पर हमारे पास दोनों जगह पर अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं। जब दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसमें आपने डाला H2SO4 और HBr दोनों चीज़ें। H2SO4 जो है कि एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा। अब HBr के अंदर से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो एक वाले OH ग्रुप के साथ, मतलब एक ऑक्सीजन को जो है वो प्रोटोनेट कर देगा और क्या होगा, ये वाटर बन गया। अब ये जैसे ही रिमूव करेगा यहाँ पर Br आके अटैच हो जाएगा। अब ये SN1 क्यों नहीं है, सवाल पैदा होता है, क्योंकि SN1 में हमने क्या देखा था कि OH2 पॉजिटिव जो होता है यानी वाटर जो होता है ये रिमूव होता है, उसके बाद Br आके अटैच होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि OH2 जिस टाइम लीव कर रहा है उसी टाइम पे Br जो है वो अटैक कर रहा है, और इस तरह से वो एक ही स्टेप में हो रहा है प्रोसेस। इसीलिए यहाँ तक हमने कहा ये SN2 रिएक्शन है। उसके बाद एक Br अटैच हो गया, अब आपने दोबारा H2SO4 डालना है और HBr डालना है, सेम प्रोसेस दोबारा होगा। ये जो दूसरा वाला OH था ना ये भी रिप्लेस हो जाएगा बाय द Br।
ठीक है, तो ये इस तरह से हमने बता दिया कि टर्शरी अल्कोहल्स में किस तरह से रिएक्शन होता है एसिड को ऐड करने से, प्राइमरी अल्कोहल्स में और सेकेंडरी अल्कोहल्स में किस तरह से रिएक्शन होता है एसिड्स को ऐड करने में। उसके बाद हमारे पास है कि एक और काम हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम PbR3 को यूज़ करते हुए उसको जो है वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा प्रोसेस हम ये कर सकते हैं ताकि अल्कोहल्स को रिएक्टिव बनाया जा सके। तो इसको फिर क्या है कि इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई हैलाइड वाला एटम या हैलाइड वाला जो है मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, लाइक प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड्स हो गए, तो उसको हम रिएक्ट कराते हैं PbR3 से। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड्स बनते हैं जब हम रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल को PbR3 से या PbR5 से या फिर PCl5 से या PCl3 से, तो मतलब फॉस्फोरस यूज़ हो रहा है इसमें। फॉस्फोरस को यूज़ करते हुए हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। अब आप लोग को अपेरेंटली तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमने PbR3 को रिएक्ट कराया, यहाँ से जो है ना PbROH, मतलब यहाँ पर प्लस PbR और OH यानी कि PbR2H, यहाँ से ये चीज़ें बची हैं। ठीक है, क्योंकि एक Br तो अटैच हो गया, 2 Br ब्रोमीन बचे हैं और एक फॉस्फोरस बचा, और यहाँ से जो OH लीव हुआ था ये ओवरऑल रिएक्शन में तो आपको ये नज़र आ रहा है जिसकी 91% यील्ड जो है वो बन जाती है। और क्योंकि हैलाइड जो है वो एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो जब आप इसके साथ रिएक्ट कराएंगे किसी और चीज़ को तो ये ईजिली रिमूव हो जाएगा और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था हम वो ऑब्टेन कर सकेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखते हैं ना कि इसका मैकेनिज़्म किस तरह से हुआ है, तो आप लोग देखेंगे ये PbR3 आपको नज़र आ रहा है। PbR3 में से जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना कि Br अटैच हो गया और PbR2 जो है वो अटैच नहीं हुआ, वो रिमूव हो गया। इसका उलट होता है मैकेनिज़्म में, PbR2 अटैच होता है उसके साथ ऑक्सीजन के साथ, और फिर जो ब्रोमीन एक बच जाता है ना वो अटैक करता है, तो वो ब्रोमीन अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाता है और ये OPbR2 जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। और पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होता है और PbR3 जो है इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक, दोबारा सुन ले, यहाँ क्या हुआ, अल्कोहल था, PbR3 था, PbR3 में से एक ब्रोमीन हट गया वहाँ से, इसने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया और PbR2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। PbR2 का ऑक्सीजन के साथ अटैच होने का क्या मकसद था, ताकि वो ऑक्सीजन को रिमूव करा सके, यानी कि गुड लिविंग ग्रुप बना सके, क्योंकि OH तो लीव नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए फिर यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन को लीव कराया, खुद अटैच हुआ, उसके बाद ब्रोमीन ने अटैक किया तो वो OPbR2OH ओवरऑल यहाँ से जो है वो रिमूव हो गया और इसमें फिर ब्रोमाइड बना दिया। नेक्स्ट में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग तो साइलेट ग्रुप यानी कि सल्फोनेट एस्टर्स वगैरह भी बनाकर जो है वो अल्कोहल को अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। तो ये किस तरह से होता है, जैसे हम लोगों ने PbR3 में हम लोगों ने पढ़ा, उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो साइलेट ग्रुप के साथ रिएक्ट कराएंगे अपने अल्कोहल को और फिर हम देखेंगे रिएक्शन में जो चेंजेस आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सल्फोनेट एस्टर्स हैं लिविंग ग्रुप्स में, और PbR3 में रिएक्शन उन्होंने कहा है कि अनस्टेबल बनता है, इंटरमीडिएट। और सल्फोनेट एस्टर्स में क्या होता है कि आप लोग सल्फोनेट एस्टर्स में क्रिस्टलाइन टॉलुइन पैरासल्फोनेट को रिएक्ट कराते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ। उसमें है कि इसको हम आइसोलेबल का मतलब है कि इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। ट्राइबल नेम इनका हेटोसालेट्स जो कि आप लोग को पहले से ही पता है। उसके बाद हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल जो यूज़ करते हैं वो TS होता है। ठीक, अब इसमें ना 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में। 2 स्टेप्स में होता है, एक एक्टिवेशन स्टेप होता है और एक सब्स्टिट्यूशन स्टेप होता है। फॉर एग्जांपल, एक्टिवेशन स्टेप का मतलब क्या है कि ऐसा स्टेप जिसमें अल्कोहल को हम कन्वर्ट करते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप में। फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन स्टेप, जिसमें अच्छे लिविंग ग्रुप में हम कन्वर्ट करें अल्कोहल को। और दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन स्टेप, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है और साथ में अटैच हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि सल्फोनेट किस तरह से बनते हैं एस्टर्स। इसके एग्जांपल में आप लोग को नज़र आ रहा है टॉलुइन पैरासल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, SO2Cl, यानी कि टॉलुइन और साथ उसके SO2Cl लगा हुआ है। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे ना अपने अल्कोहल के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से क्या चेंजेस आएंगे, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, OH बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से जो है कौन सा बॉन्ड बनेगा, सल्फ़र और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक, ये वाला बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा, HCl, और ये OR वाला जो ग्रुप है ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा इस जगह पे। तो ये एक सिंपल रिएक्शन था, इसमें कोई वो इतना नहीं है समझने वाला। नेक्स्ट नीचे उन्होंने क्या बताया है कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, AC जहाँ पर भी होगा इसका मतलब है एसिटाइल और TS जहाँ पर भी होगा उसका मतलब है टॉलुइन पैरासल्फोनाइल। जबकि अगर हम लोग लिविंग ग्रुप्स की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं टॉलुइन पैरासल्फोनेट यानी TSO। OTS या फिर OAC, ये आप लोगों ने जहाँ पर लगाना है ध्यान से लगाना है, क्योंकि कहीं पर एसीटेट
होता है और कहीं पर एसिटाइल है, तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोग एसीटेट लिखना चाह रहे हैं या एसिटाइल। नेक्स्ट हमारे पास है साइनाइड इज आइन इज़ अ गुड स्मॉल न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस टोसाइलेट। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता देती हूँ। इसमें ना आप ये जो रिएक्शन है ना इसका, ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने रिएक्शन को जहन में रखना है। इस रिएक्शन को हम चेन एक्सटेंशन रिएक्शन भी कहते हैं, और इन पॉइंट्स के अंदर से आपको ये एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए कि साइनाइड आयन जो होता है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। उसके अलावा जो चीज़ें आपने यहाँ से करनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है, ये वाला पॉइंट, ऐड वन कार्बन आइटम टू द चेन। ठीक है, इसीलिए हम इसको चेन एक्सटेंशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन ऐड होता है, चेन एक्सटेंड होती है। ठीक है, चेन लेंथनिंग भी कहते हैं इसको रिएक्शन को। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि टोसाइल डेरिवेटिव ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद लिथियम डेरिवेटिव SN2 रिएक्शन फॉलोज। अब ये अभी तो आप लोगों को नहीं समझ आएगी, क्योंकि एग्जांपल नहीं देखी, एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग बेहतर तौर पर समझ आएगी। और ये लास्ट वाला पॉइंट करना है, अल्काइन प्रोवाइड द कार्बनाइन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोसाइलेट। अल्काइन प्रोवाइड द कार्बनाइन, अल्काइन जो है वो कार्बनाइन प्रोवाइड करता है, जो फिर क्या करता है, टोसाइलेट ग्रुप को रिप्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट अक्कर होती है वहाँ पे। अब इसमें रिएक्शन किस तरह से है, आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये है टर्मिनल अल्काइन। अल्काइन आपको पता है sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, है ना। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस में सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होते हैं वो अल्काइंस होते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, अल्काइन को जब हम लोगों ने रिएक्ट कराया लिथियम ब्यूटाइल के साथ, ठीक है, लिथियम ब्यूटाइल के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या हुआ, यहाँ से जो है वो लिथियम अटैच हो गया और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया, ये इस तरह बन गया। अब अगर हम यहाँ से लिथियम भी हटा दें तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या है, ये हमारे पास बन गया लिथियम डेरिवेटिव। अब हमने बनाना है टोसाइल डेरिवेटिव। टोसाइल डेरिवेटिव किस तरह से बनेगा, ये आपने एक चेन ले ली बड़ी सी, और यहाँ पर आपने लगा दिया OH, यानी कि ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल में से आपने यहाँ पर H हटा के ना सिर्फ और सिर्फ टोसाइल ग्रुप लगा देना। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में, इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से ओवरऑल क्या रिमूव होगा, HCl। ठीक है, HCl रिमूव हो जाएगा और टोसाइल जो है वो, यानी TS जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम OH को देखें तो OH की जो pKa वैल्यू है ना, यानी कि बेसिसिटी, pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, तो pKa वैल्यू जो है वो 15.7 है। ठीक है, जबकि टोसाइल ग्रुप की जो pKa वैल्यू है ना वो -2.3 है, मतलब इसकी pKa वैल्यू बहुत कम है, ये अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। ये अगर थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होगा या वीक बेस होगी ना, तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, इसलिए हमने OH को चेंज किया है OTS में। अब क्या किया है हमने, जो ऊपर बनाया था ना लिथियम का डेरिवेटिव, उस लिथियम के डेरिवेटिव को हमने जो है रिएक्ट कराया है टोसाइल के डेरिवेटिव के साथ, मतलब इसको हमने रिएक्ट कराया है इसके साथ। जब ये इसके साथ रिएक्ट होगा ना, ये रिप्लेस कर देगा टोसाइल को, और ये यहाँ पर समझो, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कार्बन, ये कार्बन वाला जो था आइटम वो उस वाले के साथ जाके अटैच हो गया। एक कार्बन आइटम यहाँ प्रेजेंट था, एक कार्बन आइटम ये था, ये अटैच जब हुआ है तो इसमें कितने कार्बन का इजाफा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन का। ठीक, और R ग्रुप में तो कितने मर्जी भी कार्बन हो सकता है, मतलब ये वाला आइटम जो है कार्बन, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, और OR में आप जितने मर्जी साथ R में कार्बन एक्सटेंड कर दें, अल्काइल ग्रुप्स लगा दें। होप सो आपको पीछे वाली ये रिएक्शन की समझ आई होगी, उसके वो इम्पॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। उसके बाद है एपॉक्साइड्स। एपॉक्साइड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग एस्टर्स, एपॉक्साइड्स और अल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे, तो अल्कोहल्स की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं एपॉक्साइड्स की। एपॉक्साइड्स क्या होता है, सबसे पहले ये बात होती है, एपॉक्साइड जो है वो हम रिंग को कहते हैं, इस तरह से रिंग होता है ना, एक सेकेंड, ये हमारे पास एक रिंग है, इसमें यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एपॉक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। 3 मेंबर्ड रिंग हो, 5 मेंबर्ड रिंग हो, 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं हम कहते हैं ऑक्सीरेंस या एपॉक्साइड्स। ठीक है, इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। यहाँ बाकी जो थ्योरी दी गई है ना, ये आपको भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो ये क्या पता लगेगा कि 60M और 109 ये क्या चीज़ है। तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब नॉर्मली 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, 3 आइटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी उसमें, रिएक्शन जब हम लोग करवा रहे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट में, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है कि वहाँ अगर इस तरह से 3 प्रेजेंट हो तो इनके दरमियान एंगल कुछ और होगा, है ना, ऐसी बात है ना। यहाँ से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, एंगल जो है वो 109 होगा, लेकिन क्या है कि जब एक रिंग की फॉर्म में है ना, तो वो करीब आ गए हैं एक दूसरे के। जब रिंग की फॉर्म में वो इस तरह से करीब आ गए हैं एक दूसरे के, तो एंगल जो है वो कम हो गया और रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है, अनस्टेबल हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है ना, जो ये होते हैं ना साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ये इतने स्टेबल नहीं होते, ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान में एंगल कम है, और एंगल कम होने की वजह से इनके दरमियान में रिपल्शन ज़्यादा हो रही है। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इनमें स्टेबिलिटी नहीं है।
ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या होता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो इनके लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि उनके रिंग के अंदर जो स्ट्रेन होती है, यानी जो प्रेशर होता है, जो उनके अंदर दरमियान रिपल्शन होती है, वो ख़त्म हो जाती है। किस तरह से ख़त्म होती है कि SN2 मैकेनिज़्म के थ्रू अटैक करेगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, उसने यहाँ पर अटैक किया, ये रिंग फ़ौरन टूट जाएगी, रिंग फ़ौरन खुल जाएगी। ठीक, जैसे ही रिंग खुलेगी, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया और ये ऑक्सीजन ले रहा। ऑक्सीजन के पास बॉन्ड की कमी है, ये एक अलग बात है, वो फिर कोई और रिएक्शन करके अपनी कमी पूरी कर लेगा। लेकिन ये रिंग खुल गई, क्या हुआ, रिंग का स्ट्रेन ख़त्म हो गया। ठीक, अब आप लोग समझेंगे पीछे वाला। इसमें क्या था कि रिंग स्ट्रेन कम फ्रॉम द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स इन 3-मेंबर्ड रिंग। रिंग स्ट्रेन कहाँ से पैदा हो रही है, यानी जो रिपल्शन है, जो स्ट्रेन, एक प्रेशर, एक फोर्स पैदा हो रही है, वो कहाँ से पैदा हो रही है, खींचातानी हो रही है। जो क्यों हो रही है, क्योंकि 3-मेंबर्ड रिंग जो है वो एक क्लोज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, और क्या है कि वो उनके दरमियान एंगल बहुत कम है। आइडियल तो ये होना चाहिए था कि उनके दरमियान 109 का एंगल हो, टेट्राहेड्रल एंगल यही होता। लेकिन क्या है कि उनके दरमियान में रिंग स्ट्रेन है, और 49 ऑफ स्ट्रेन एट ईच कार्बन आइटम, अबाउट 150 ऑफ स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल, यानी हर कार्बन आइटम पे 49 डिग्री जो है वो स्ट्रेन है, और टोटल अगर देखें तो 150 ऑफ स्ट्रेन बनती है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रेन की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल चाह रहा होता है कि मैं ओपन हो जाऊँ फ़ौरन से। ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर हों और इतने फासले पर हों कि हम लोगों के दरमियान में रिपल्शन ना हो, स्ट्रेन ना हो। तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करता है तो इनको मौका मिल जाता है कि ये ओपन अप हो जाए, और ये ओपन अप हो जाते हैं। ये उसमें दिखाया गया कि उसका मैकेनिज्म किस तरह से फॉलो होता है। यहाँ पर जैसे ही कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, फॉर एग्जांपल R2NH आया, इसने यहाँ पर आकर अटैक किया, अटैक करके उसने यहाँ पर पॉजिटिव का आयन जनरेट किया, इसने यहाँ से हाइड्रोजन लूज़ किया और ये स्टेबल हो गया। ठीक, तो ये SN2 मैकेनिज्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इन्वेरियन अकर्स इन दीज SN2 रिएक्शन इफ पुट एपॉक्साइड ऑन द साइड ऑफ अनदर रिंग। इसका क्या मतलब है कि इन्वर्जन हो जाएगी अगर हम एपॉक्साइड को, यानी कि ऑक्सीजन वाली साइड जो है ना, उसकी साइड चेंज कर दें तो फिर इन्वर्जन होगी। इस तरह उन्होंने कहा, हमने 3-मेंबर रिंग की एग्जांपल दे दी एपॉक्साइड में। अब हम 5-मेंबर रिंग की अगर बात करें, तो 5-मेंबर रिंग में क्या होता है कि सिस फ्यूएन होती है एपॉक्साइड की। सिस फ्यूएन का क्या मतलब होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होता है वो एक ही साइड पर अटैच होते हैं। ठीक है, और अगर हम जो है ट्रांस की बात करें, तो ट्रांस तब होगा जब इन्वर्जन होगा। जब इन्वर्जन होगी ना, तो फिर ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि अगर एपॉक्साइड ऊपर है तो फिर अटैक नीचे से होगा, और फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो नीचे अटैच होगा, या बैक साइड पर, फ्रंट पे आप लोग ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसकी एग्जांपल में यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 5-मेंबर रिंग। 5-मेंबर रिंग है, और ये हमारे पास एक प्रेजेंट है ऑक्सीजन। अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ऑक्सीजन प्रेजेंट है आगे फ्रंट पे, ठीक है ना। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बैक साइड पे। जब न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड पे अटैक किया और वहाँ पर अटैच हो गया, अपने आप को इसने स्टेबल कर लिया, इसने एक हाइड्रोजन जो है वो लूज़ कर दिया, ये पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। ये ऑक्सीजन जो था, ये नेगेटिव साइन था इसके ऊपर, इसको हाइड्रोजन चाहिए था। जैसे नाइट्रोजन ने लीव किया, इसने फ़ौरन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबल हो गया। अब हुआ क्या यहाँ पर कि ऑक्सीजन जो है वो फ्रंट पर था, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ है वो बैक साइड पर हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको कहा कि यहाँ पर जो है वो इन्वर्जन हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो फ्रंट पर था, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक पर आकर अटैच हुआ है, सिस प्रोडक्ट नहीं बना, ट्रांस प्रोडक्ट बना है। ठीक, उसके बाद हमारे पास है ये जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है ना, ये वाला, ये डिप्रेशन की टैबलेट्स में, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर यूज़ होता है। और इसको स्टार्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं आप लोग कि ये जो है ना स्टार्टिंग मटेरियल होता है। इसके साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्रग की स्टार्ट होती है। अगर ये ना ऐड करें तो ड्रग जो है वो किसी काम की नहीं होती। ठीक, तो फिर उन्होंने कहा इन्वर्जन अकर्ड एट 1 कार्बन एटम, प्रोडक्ट मस्ट बी ट्रांस और एंटी डायस्टीरियोमर्स। ये चीज़ें हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि एक कार्बन एटम पे हुआ है तो प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस होना चाहिए और एंटी डायस्टीरियोमर होना चाहिए। स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो एनांशियोमर नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट कायरल। एनांशियोमर तब होगा ना जब कायरल होगा, ये कायरल नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट इज कायरल कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। इस बात का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो कायरल है। जब कायरल है तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है कि डेक्स्ट्रो और लीवो होता है, यानी एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है लाइट को और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दोनों की इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होती है। जब इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होगी ना तो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एस्टर्स की, तो एस्टर्स में तकरीबन तकरीबन जो है ना वो सेम ही होता है जैसे पीछे हम लोगों ने अल्कोहल्स में पढ़ा है, यानी कि वो सल्फोनेट एस्टर्स वगैरह, मेटोसाइल वगैरह के ग्रुप में जो हम लोगों ने पढ़ा है उस तरह से ही होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एसिड या बेसिक सॉल्यूशंस में जो कार्बोनाइल ग्रुप पे अक्कर होता है। अब उसमें क्या है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एस्टर्स इन एसिड सॉल्यूशन एज द अल्काइल ग्रुप वेरीज इन साइज।
मतलब के सिंपल एस्टर्स की एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोलाइसिस जो कराते हैं, यानी एसिड ऐड करने से जो एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ना, वो वेरी कर सकती है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जितना होगा उसके लिहाज से होगी। अगर आप अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं ना, मतलब अल्काइल ग्रुप लार्जर होता जा रहा है, तो रिएक्शन स्लो होता जाएगा। और अगर आप लोग अल्काइल ग्रुप की टर्शरी की बात करें, फिर रिएक्शन फास्ट होगा। मतलब टर्शरी अल्काइल कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। फिर है नो नॉर्मल एस्टर हाइड्रोलाइसिस इन एसिड सोल्यूशन। अब आप लोग देखेंगे, बल्कि एक ये रह गया, स्लो स्टेप इज़ द एडिशन ऑफ वाटर। जहाँ पर वाटर ऐड होगा ना, वो वाला स्टेप जो है वो स्लो होगा। और क्या होता है कि क्राउडिंग बढ़ रही होती है सेंट्रल कार्बन पे। आप लोग देखेंगे कि एस्टर की जो हाइड्रोलाइसिस होती है ना, इतनी सिंपल नहीं होती। आप लोगों ने जहन में रखना है ये पूरा एक ही मैकेनिज्म है। और दूसरी बात क्या जहन में रखनी है कि पहले H पॉजिटिव ऐड हो रहा है, फिर एक सिंपल स्टेप है, फिर एक H पॉजिटिव जो है वो रिमूव हो रहा है, फिर उसके बाद H पॉजिटिव ऐड हो रहा है, फिर एक सिंपल स्टेप है, और फिर H पॉजिटिव जो है वो रिमूव हो रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिक कर लीजिएगा याद करने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, पहले H पॉजिटिव ऐड हो रहा है, फिर कुछ नहीं हो रहा, फिर H पॉजिटिव जो है वो लीव कर रहा है, फिर H पॉजिटिव ऐड कर रहा है, फिर कुछ नहीं हो रहा, फिर H पॉजिटिव जो है वो ऐड कर रहा है। इस तरह से इसको याद रख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये मैकेनिज्म किस तरह से हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोक्सिलेट एस्टर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक एस्टर प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलेट एस्टर। उसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया। जब इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर अटैच हुआ, ऑक्सीजन के पास बॉन्ड ज़्यादा हो गए। अब ऑक्सीजन के पास दो चॉइसेस है, या तो हाइड्रोजन को वापस लीव कर दे या फिर बॉन्ड तोड़ दे। ये अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा, कार्बन पर डेफिशिएंसी आ जाएगी। ये वाले स्टेप में देखें, यहाँ हमने कहा था कि जहाँ पर वाटर जो है वो ऐड हो रहा होगा, स्लो स्टेप इज द एडिशन ऑफ वाटर। जहाँ पर वाटर ऐड हो रहा होगा ये स्लो स्टेप होगा। यहाँ पर जो है वाटर ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए हमने यहाँ पर ये कहा कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ पर वाटर ऐड हो गया, वाटर ऐड हुआ, वाटर पूरा लग गया यहाँ पर, ठीक। अब फिर ऑक्सीजन पर जो है वो ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन के बॉन्ड्स, तो क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन लीव करेगा, तो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट एक बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, यही वाला उन्होंने उठाया मॉलिक्यूल, उसके अंदर उन्होंने H पॉजिटिव ऐड किया। जब H पॉजिटिव ऐड किया, इस वाले ऑक्सीजन ने H को कैच कर लिया। अब इस पर फिर से जो है वो पॉजिटिव का साइन आ गया। फिर क्या हुआ, इसने यहाँ से जो है ना ROH जो है वो रिमूव किया, इस ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया इसने, ठीक है। यहाँ से ROH यानी कि एक अल्कोहल जो है वो रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट जो बचा है बाकी, उसमें यहाँ से कार्बन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी हो गई थी, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव का साइन। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लीव कराएंगे ताकि मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो सके। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है वो दोबारा लीव हो जाएगा, जो पहले आके अटैच हुआ था ये वाला, ये वापस लीव कर जाएगा, मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या फ़र्क आएगा, यहाँ पर था कि एक एस्टर, यहाँ पर ये बन गया है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब हम देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि क्या होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर सैचुरेटेड कार्बन एटम पर होगा ना, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री चेंज होगी, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उससे, ठीक है। तो प्रोटोनेटेड एस्टर जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। किस तरह से हम लोग देखेंगे इसको, एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर ये है टर्शरी, जो मैं आपको बता रही थी ना उस टाइम के होते हैं, एक टर्शरी सब्स्टिट्यूट्स लगे होते हैं, 7 लिविंग ग्रुप्स जो होते हैं वो ऐड होंगे, तो रिएक्शन फास्ट होगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है अल्काइल ग्रुप वो टर्शरी है। टर्शरी अल्काइल ग्रुप जब लगता है तो रिएक्शन फास्ट होता है। इसमें जो है ना हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर का एडिशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और थोड़ा सा फास्ट होगा। ऐसा मतलब मैकेनिज्म होगा, क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव आके अटैच हुआ उसी तरह से जैसे पहले हुआ था, ठीक। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर से अल्कोहल नहीं निकला। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर H पॉजिटिव आकर अटैच हुआ, इसने यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ा और इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। जब इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड करेगा ना, तो ये फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल कीटाइन रह जाएगा, और ये वाला प्रोसेस ये जो है हमारे पास एक दोबारा से, जैसे वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना था ना, तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक। उसके साथ साथ में क्या बना है, टर्शरी ब्यूटाइल कीटाइन। टर्शरी ब्यूटाइल कीटाइन में हम लोग वाटर ऐड कराएंगे, यानी हाइड्रोलाइसिस होती है ना, पानी तो बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी मतलब कंटिन्यूसली वो यूज़ हो रहा होता है, तो यहाँ पर फिर हमने वाटर ऐड करा और यहाँ पर OH लग गया, ठीक। तो ये हमारे पास एक अल्कोहल बन गया और एक क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन अल्कोहल्स, एपॉक्साइड्स, एस्टर्स, etc। तो अब आपको समझ आई होगी। थैंक यू।